गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फना। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ पर जो लूसी रहती है वो ऐश के अलग से बिहेवियर से थोड़ी ज़्यादा कंफ्यूज होने लग जाती है और लूसी को लगने लगता है कि अब क्या हो गया है, ऐश मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। और तभी ऐश उसको सरप्राइज कर देती है उसके सामने साइकिल लाकर। तभी लूसी उसे कहती है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मेरी तो औकात भी नहीं है ये लेने की। तभी ऐश बोलती है ये औकात वाली बातें मेरे सामने ना करो, इसे एक्सेप्ट करो। तभी लूसी कहती है कि पर तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, और ऐश उसे सिर्फ एक ही जवाब देती है कि तुम मेरी कॉम्पिटिटर हो और मैं ये चाहती हूँ कि तुम ये कंपटीशन मेरे साथ में स्ट्रांग रहो। अगर तुम थोड़ी सी भी वीक रहोगी तो कंपटीशन का मज़ा नहीं आएगा। सो आई वांट यू हैव अ वेरी स्ट्रांग कॉम्पिटिशन्स विथ मी। जिस बात पर जो लूसी रहती है वो एग्री तो नहीं करती है, पर तभी ऐश कहती है अच्छा रुको बाबा, एक डील करते हैं, ज़िंदगी में अगर मैं कभी कोई प्रॉब्लम में फंसूँ तो मेरी मदद कर देना। पर यहाँ पर लूसी कहती है कि क्या, मैं कैसे मदद करूँगी, तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। पर ऐश कहती है कभी कभार स्ट्रांग पर्सन को भी किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, तो जब वक्त आएगा तो तुम मेरी मदद कर ही देना। ये बात सुनकर लूसी चुपचाप रह जाती है, अपने घर की तरफ जाती है। यहाँ पर जब ऐश रहती है वो भी अपने घर की तरफ जाती है तो घर का माहौल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि घर के माहौल में सबके सब ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तभी उसके डैड बोलते हैं मैं तुम्हें सब कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन आज रात 12 बजे एक मीटिंग होने वाली है हम सारे वेम्पायर्स की, उसमें रिबॉन्स भी आएंगे, तो तुम रेडी रहना। तो अब उसके आगे ये बोल के उसके पापा जो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल, मुझे बहुत ज़्यादा काम है और अब मेरा काम हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है, मैं शायद रात को भी घर वापस ना आऊँ, तो तुम लोग टेंशन में मत रहना, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट मीटिंग के वहाँ पर मिलूँगा। ये बोलकर मिस्टर खंडेलवाल चले जाते हैं। यहाँ पर जो देव रहता है वो कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा काम है, मैं जा रहा हूँ अपने रूम पर, और वो चला जाता है। यहाँ पर जो ऐश रहती है वो भी अपने रूम की तरफ चली जाती है, लेकिन जब वो रूम की तरफ जा रही रहती है उसको तो लूसी का फेस ही याद आने लगता है, क्योंकि लूसी इतनी क्यूट तरीके से मायूसी, एक कहते हैं ना एक लड़की काफ़ी सहमी सहमी सी और बोलने से पहले 100 बार सोचे, जिसकी आंखें की मासूमियत हर चीज़ बयान कर दे, जिसकी आंखों में वो प्यारी नज़ाकत हो जिसको देख के दिल बस धड़कने लग जाए, वही कुछ होने लग गया था। पहली बार ऐश को कुछ अलग सी फीलिंग्स आने लग गई थी। ऐश ने जब उसे साइकिल अपने हाथों से दी थी, तो जब जिस नज़र से लूसी उसे देखे जा रही थी वो नज़र बहुत एकदम मायूस सी बच्ची और एकदम मासूम सी जो बच्ची होती है ना, जिसे इस दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, एक मासूम से बच्चे को जब आप बहुत तंग करते हो और तंग करने के बाद उसे एक चॉकलेट दे देते हो, तो उसके चेहरे की वो जो खुशी और जो चौकन्नेपन, जो स्ट्रेंज बिहेवियर होता है वो सब दिखता है। तो वही ऐश को भी लूसी के अंदर एक प्योर सोल दिख रही थी, जो बहुत प्यारी सी थी और खूबसूरत सी थी। बस ऐश तो उसको देखते देखते अपनी आंखें बंद करके बस वो मोमेंट को जी रही थी। दूसरी तरफ जो लूसी रहती है वो पूरे रास्ते भर यही सोचते हुए जाती है कि यार मतलब क्या हो रहा है, ये चीज़ सही नहीं है, मेरा और ऐश का करीब आना सही नहीं है। मुझे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐश कुछ अलग टाइप की वाइब्स मेरे साथ से फील करती है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते हैं, कभी भी आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते। वही एक किस्सा हमारे साथ भी है, हम ज़मीन और आसमान है, दोनों कभी मिलेंगे भी नहीं एक जगह, और ये चीज़ सही नहीं है। मुझे मुझे ऐश से अब दूर रहना चाहिए, मुझे फालतू का ऐश के करीब नहीं आना चाहिए, ऐश को कोई भी गलत वाइब्स नहीं देनी चाहिए। और मेरे घर वालों को अगर पता चला ना तो मेरी ज़िंदगी मेरा तो जीना भी बेकार हो जाएगा। और अगर उससे ज़्यादा अगर लूसी, अगर ऐश के बारे में मेरी फैमिली को पता चल गया तो मेरी फैमिली ऐश के साथ भी क्या बिहेव करेगी ये भी नहीं पता। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स में कि फंस जाए। तभी वो ऐसी सोचते सोचते कैफ़े की तरफ चली जाती है, और वहाँ पर जब वो उसका ओनर आता है तो वो कहता है कि आओ मैम, आइए आइए आप काम करिए। लूसी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है इस तरीके से देखकर, क्योंकि अभी तक ये कल इंसान उसे इतने गुस्से में डांटता था, चिल्लाता था और कहता था कि तुम कुछ काम नहीं करती हो, और आज ये इतने अच्छे से बात कर रहा है।
तभी वो देखती है और पूछती है, सर आपको क्या हो गया है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो कहते हैं, नहीं नहीं, एक्चुअली मैम मेरी तबीयत ठीक है, और मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि एक लड़की की इज्जत करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बहुत गंदे तरीके से आपसे बात करता था, मेरे बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा गलत था, और मुझे समझ में आया है कि एक लड़की की इज्जत करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कल ही एक लड़की मुझे सिखा कर गई है। तभी वो कहती है कि आपको किसने सिखाया? तो कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, और मैं तुम पे कभी भी नहीं चिल्लाऊंगा। लूसी को उसका बिहेवियर कुछ अलग सा लगता है। लूसी जाती है अपने कैबिन में, जाकर जो कैफ़े की शर्ट्स होती है वो पहन कर अपने काम पर लग जाती है। यही वक्त थोड़ा ऐसे ही गुजरने लग जाता है। लूसी वहाँ पर अपने काम पे लग जाती है, और यहाँ पर ऐश अब बस रात का इंतज़ार कर रही थी। 12 बजे वो मीटिंग पे भी तो जाना था। अब रात के 12 बजे बज जाते हैं। जो मिस्टर खंडेलवाल होते हैं वो डायरेक्ट हॉस्पिटल से उसी जंगल में आते हैं। जंगल के बीचों बीच, मतलब एकदम मिडिल जंगल, जहाँ पर इंसान उस अंदर आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और रात के 12 बजे तो फिलहाल कोई भी आएगा नहीं। तो रात के 12-1 बजे, 12:30 बजे करीब सबके सब आ जाते हैं। तभी वहाँ पर जो हमारी ऐश रहती है वो कहती है, पापा ये रीबॉन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? रीबॉन्स विक्टर की टीम होती है, वो वैम्पायर्स जो एक्चुअल में इंसानों का भी शिकार करते थे और साथ ही साथ जानवरों का भी शिकार करते थे, जिनका खुद का एक एरिया डिवाइडेड था। स्टार्टिंग में जो विक्टर था, जो ऐश के साथ लड़ाई कर रहा था, और लड़ाई करते हुए उसके साथ मतलब लड़ने की बात कर रहा था, तो हमेशा से जो ऐश उससे लड़ती थी, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती थी और लोगों को भी प्रोटेक्ट करती थी। तो उनकी पूरी टीम को एज अ कंसिडर रीबॉन्स कहा जाता था। वो अपने आप को रीबॉन्स बालते थे। वो बोलते थे कि आई एम अ रीबॉन्स वैम्पायर, जिसका मतलब था कि हमें कोई मार नहीं सकता और हम जिंदा हो जाते हैं। तो वो अपने आप को रीबॉन्स कहते थे। दूसरे वैम्पायर्स थे जो ऐश, उसके पापा और उसकी मॉम और डेव। ये 4 लोग एक अलग वैम्पायर्स थे जिनको सेवियर्स वैम्पायर कहा जाता था, क्योंकि ये लोगों की लाइफ को सेव करते थे। डेव भी लोगों की लाइफ को सेव करता था। उसकी मम्मी भी एक टीचिंग का कोर्स करके वहाँ पे लोगों को एजुकेटेड करते हुए सिखाती थी। एक अच्छे वैम्पायर बनने की सारी क्वालिटी सिखाते थे। उसके डैड एक्चुअल में हॉस्पिटल में लोगों की मदद करते थे, और यहाँ पे ऐश खुद लोगों को प्रोटेक्ट करती थी। वो कभी भी किसी इंसान का शिकार नहीं करती थी, और जबकि उसे लगता था कि कोई इंसान का शिकार होने वाला है, चाहे वो जंगली जानवर से क्यों ना हो और खुद के लोगों से, मतलब खुद के वैम्पायर से क्यों ना हो, वो लड़ती थी बिना बेझिझक होके। इसलिए उनको सेवियर्स वैम्पायर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो बिग बॉस वैम्पायर आता है, जो इन लोगों का एक्चुअल में बॉस रहता है और जिसकी कम्युनिटी होती है, उसके अंदर खुद 7 लोग काम कर रहे रहते हैं, और यहाँ पे रीबॉन्स के भी 7 लोग रहते हैं, और ये लोग सेवियर्स 4 लोगों की टीम रहती है। सब लोग मिलते हैं एक जगह। तभी वहाँ का जो बिग बॉस होता है वो कहता है, देखो तुम लोग समझ ही गए होंगे कि मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं जानता हूँ तुम दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हैं, तुम दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हो, बट यहाँ पर सेवियर्स और रिबॉन्स, यहाँ तुम लोगों की आपस की बात नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि जब हमारा दुश्मन ही कोई और हो जाए, तो कभी कभार दोस्तों को भी एकजुट होकर उसके लिए लड़ना पड़ता है। हाँ, तुम लोगों के सामने एक नए वैम्पायर्स आ गए हैं। ये ऐसे वैम्पायर हैं जो तेजी से बढ़ रहे हैं। ये ऐसे वैम्पायर्स हैं जो बहुत तेजी से बढ़ के लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। अगर इन लोगों को नहीं रोका गया, तो ये वो वैम्पायर्स हैं जो पूरी पूरी इंसान जाति को ख़त्म कर देंगे। ये इंसानों का शिकार करके उनका खून चूस रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ वैम्पायर्स ऐसे हैं जो अपनी टीम बढ़ा रहे हैं, और टीम बढ़ाने के लिए वो इंसानों को वैम्पायर्स बना देते हैं। इन लोगों की खासियत ये रहती है कि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये लोग इतने तेज़ी से अपनी भूखों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो राह चलते लोगों को काट रहे हैं, और जिसकी वजह से वो खुद एक वैम्पायर बन रहे हैं। कुछ लोगों का खून चूस के, अगर वो वैम्पायर नहीं बन पाते तो उनका खून चूस के उनको कर रहे हैं। यहाँ पर उनका एक लीडर है, मैक्स उनका लीडर है। ये पहला ऐसा वैम्पायर है
जिसने ये डिसाइड किया है कि वो हर एक ह्यूमंस को वैम्पायर कम्युनिटी में बदल देगा और वो अपनी वैम्पायर की टीम बनाएगा, जहाँ पर हम लोग जो वैम्पायर्स हैं वो इतने सदियों से जिए जा रहे हैं पर ह्यूमन जाति को अफेक्ट ना करे हुए, लेकिन ये चाहता है कि इस धरती पे कोई रहे तो सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर्स का राज चले। वो सब लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहता है। वो ये चाहता है कि उसकी टीम इतनी बड़ी हो कि वैम्पायर लोगों से पूरी दुनिया डरे और वो उस पर कंट्रोल कर सके। तो ऐसे वैम्पायर्स को हम बोलते हैं दशवंत वैम्पायर्स। दशवंत वैम्पायर्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी एक ही दिन में उसे 10 वैम्पायर्स तुरंत के तुरंत खड़े कर दिए, और जो इतनी तेजी से वैम्पायर्स खड़े कर चुके हैं, इनकी टीम अभी 14 लोगों की टीम है। दशवंत के अंदर 14 वैम्पायर्स हैं, और अगर इनकी भूख और प्यास को नहीं मिटाया गया, इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये 10 से 20, 20 से 24 और 24 से 40 होने में भी समय नहीं लगेगा। और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं। इनके पास पावर हम लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि ये अभी अभी वैम्पायर्स बने हैं, तो उनके खून में वो ज्वालामुखी है जो ये लोग कंट्रोल करना नहीं जानते हैं। हम इतने सालों से ह्यूमन बींग्स के आसपास रह रहे हैं, तो हम अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीख गए हैं, लेकिन इन्हें अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना नहीं आता है, और ये खून देखते हुए भी इतनी तेज़ी से भागने लगते हैं। तो ऐसे वैम्पायर से लड़ने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, और अगर हम एक नहीं हुए तो ये हमारे लिए भी खतरा बनेंगे, क्योंकि इनके लिए ना दोस्त वोस्त कुछ नहीं है, इनके लिए यही पावरफुल है और ये सबसे लड़ना चाहते हैं। तो जब ऐसी स्थिति हो जाए तो हम लोगों को हाथ मिला लेना चाहिए। तभी वहाँ से ऐश बोलती है, इनको मारने का कोई तरीका नहीं है। तो कहते हैं ना इनको मारने का तरीका, इनको इनकी गर्दन इनकी उखाड़ के फेंक दीजिए, और जैसे तुम इनकी गर्दन उखाड़ के फेंक दोगी वैसे के वैसे ये मर जाएंगे। लेकिन ऐश, तुम जितना इजी सोच रही हो कि इनकी गर्दन उखाड़ के फेंकना, उतना इजी नहीं है। ये इतने आसानी से किसी के पास आने वालों में से नहीं है। तुम्हारी जितनी स्पीड होगी ना, उससे 3 गुना स्पीड इनकी है। ये कब तुम्हारी आंखों से ओझल हो जाएंगे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। तो इतना आसान नहीं है इनको मारना। तभी रिबॉन्स का विक्टर एकदम से खड़े होके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो हम इनसे लड़के भी कोई मतलब नहीं है ना। तो तभी बिग बॉस कहता है कि हाँ, लड़के कोई मतलब नहीं है। अगर तुम ये सोचोगे तो वैसे भी तुम्हें भी एक दिन वो आकर ख़त्म कर देंगे, लेकिन मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि एक से भले 2 होते हैं। जब 2 लोग एक साथ मिलकर उन पे अटैक करेंगे, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, तो फिर वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम सारे ह्यूमंस या इन सब लोग को प्रोटेक्ट कर लेंगे तो उनकी टीम नहीं बढ़ पाएगी। हमें बस उन्हें शिकार करने से रोकना है। भले अगर हम उनको मार नहीं सकते, लेकिन अगर हम उनको शिकार करने से रोक देंगे तो वो अपनी तड़प से ही मर जाएंगे। वो इतने ज़्यादा तड़पते हैं कि अगर उनको खून सही टाइम पे नहीं मिला तो वो तड़प के मारे भी मरने लगेंगे। तो हमें बस उनकी चीज़ों से लड़ने के लिए उनको रोकना है, बस। तो यहाँ पर आयश बोलती है, ये बात सही है, हम उनको मार भले नहीं सकते, लेकिन हमें उन्हें शिकार करने से रोकना पड़ेगा। तो हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें बस 24 घंटे एकत्र रहना पड़ेगा और अटेंटिव रहना पड़ेगा कि दशवंत वैम्पायर्स कब आ जाएं कहाँ लड़ने के लिए। तो कहते हैं कि हाँ, तो मैं आज रात से ही तैयारी कर लो सबके सब, और डिसाइड कर लो कि कौन कौन से टाइम पर आएगा, और सबको लड़ने के लिए तैयार करना है। सेवियर्स, तुम लोग कम हो लेकिन तुम्हारी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं। तुम लोग रीबॉर्न से ज़्यादा पावरफुल हो, इसलिए तुम लोगों को हर टाइम अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिस्टर खंडेलवाल बोलते हैं कि ज़रूर सर, आपका जो भी डिसीजन है सर आंखों पे रखा जाएगा, और हम उस दशवंत वैम्पायर से लड़ने के लिए भी तैयार रहेंगे। ये बोलकर वहाँ के बिग बॉस बोलता है कि तुम्हें जो भी मदद चाहिए वो मदद भी हम करने के लिए तैयार हैं। अभी हमें निकलना चाहिए। और थोड़ी देर के बाद इनकी मीटिंग ख़त्म हो जाती है, यहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ से विक्टर बोलता है, ऐश मेरी बात सुनो। तो वो कहता है कि हाँ बोलो। तो कहते हैं कि कल सुबह से हम लोग लड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो कहते हैं ठीक है।
ये बोल के इन लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कब से क्या करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर जो ऐश रहती है वो भी अपने घर की तरफ चली जाती है, लेकिन जब वो घर की तरफ जा रही रहती है तो उसे पता चलता है जशवंत वैम्पायर। इसका मतलब है कि वो लोग तो कभी भी शिकार करने के लिए रेडी रहेंगे। तो यहाँ पर जो ऐश होती है जंगल से एकदम स्पीड में भाग जाती है, और तब तक उसकी मॉम वगैरह ये सब ढूंढने की कोशिश करते हैं, बट वो नहीं मिलती। वो भागते से एकदम से कैफे की तरफ देख रही रहती है, और कैफे की तरफ देखती है तो वहां पर जो लूसी रहती है अपनी साइकिल लेकर, जो साइकिल उसको ऐश ने दी रहती है, वो साइकिल पे बैठ के धीरे धीरे जाने की कोशिश करती है। ऐश बस उसे दूर से देख रही रहती है और वो जाते हुए देखती है। तभी जो लूसी रहती है वो थोड़ी सी साइकिल की स्पीड बढ़ा देती है, और ऐश की स्पीड की तो कोई जवाब ही नहीं था। पर ऐश दूर से चल रही थी, जैसे कि थोड़ा सा दूर दूर से चल के कर रही थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूर से चल रही थी, और वो जंगलों से, घने जंगल से चल रही थी ताकि वो देख सके। तभी उसे एक एहसास होता है कि कोई आकर एकदम से लूसी पे अटैक करने वाला है। यहाँ से जो ऐश होती है वो एकदम से भागती है, और वो इंसान इतनी स्पीड में आके लूसी की साइकिल को पकड़ने ही वाला रहता है, और यहाँ पर ऐश उसे इतनी जम के धक्का देती है कि वो दोनों वहां गिरते हैं। हाँ, वो दशवंत वैम्पायर का एक मेंबर रहता है जो अब लूसी को पे अपना अटैक करने की कोशिश कर रहा रहता है। लूसी बहुत ज्यादा डर सी जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि एकदम से आवाज आती है उसको, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं रहता, क्योंकि लूसी ने उस दशवंत वैम्पायर को जंगल की ओर एकदम से खींच के ले आई थी। लूसी अपनी साइकिल की स्पीड बढ़ाती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर जो ऐश रहती है उस वैम्पायर से लड़ रही रहती है, और वो बहुत जम के उसको मारने की कोशिश कर रही रहती है, एकदम से मारती है। लेकिन फिर भी वो वैम्पायर्स रुकने के लिए तैयार ही नहीं रहता, लेकिन ऐश भी अपने पीछे नहीं हटती है और उसे बहुत जम के मार रही रहती है, इधर इधर मारती है। दोनों के बीच में फाइट चल रही रहती है। वो तो उसको, ऐश को इतनी जम के मारता है कि वो बाहर बाहर जाकर वहां का जो एकदम पेड़ रहता है उससे जाकर उसकी पीठ पे लगती है, और वो एकदम से गिर जाती है। फिर भी वो उठती है और उठकर खड़े होती है और फिर से उसे पकड़ने जाती है, और इस बार पकड़ के वो उसे मारती है तो वो पेड़ के वहां पर गिर जाता है। फिर वो और मारने के लिए जाती है, फिर वो तड़प ही रहा रहता है, जैसे खून के लिए तड़प रहता है, और ऐश अब उसकी गर्दन को पकड़ती है और गर्दन को जम के मोड़ती है, और इतनी जम के मोड़ के एकदम से झटके से मारती है, और उसकी जो मुंडी है वो उखाड़ के फेंक देती है। हाँ, ऐश ने पहली बार एक दशवंत वैम्पायर्स के एक मेंबर को मारा रहता है, जबकि हालांकि वो इतनी कैपेबल नहीं रहती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्लेयर रहता है, जिसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना या उससे उसको पावर में लेना नहीं आता है। और फिर वो जब मारकर वहाँ पर उसकी मुंडी को लेकर जाती है, और वहाँ पर एक आग रहती है, आग में जाकर वो एकदम से जला देती है। जैसी वो जला देती है कि सबके सब एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, और वहाँ पर तभी रिबॉन्स कहते हैं ये कौन है, तो कहते हैं दशवंत वैम्पायर का मेंबर। ऐश ऐसे बोलती है तो विक्टर बोलता है तुमने शुरुआत कर दी, तो कहती है कि हाँ शुरुआत कर दी। और फिर लूसी वो ऐश जो होती है उसे जलाने के बाद इतनी स्पीड में भागती है और दूर से देखती है कि ऐश एक्चुअल में अपने घर तक पहुंची है कि नहीं, और ऐश वो साइकिल को लेकर जाती है। तभी उसका भाई उससे पूछता है ये साइकिल किसने दी है, तो वो कहती है कि ये साइकिल मेरी दोस्त ने मुझे दी है। तभी वो कहते हैं कि तुम्हें कहा है ना इतने बड़े लोगों से दोस्ती मत किया करो, ये वही लड़की होगी ना जो तुम्हें यहाँ पे घर के आजू बाजू भी छोड़ने आई थी, उसका भाई बोलता है। तभी वो कहती है कि हाँ लेकिन उसने मुझे बोला है कि मैं इंस्टॉलमेंट में उसे पैसे दे दूंगी। तो कहते हैं कि बात इंस्टॉलमेंट में की पैसों की नहीं है, तुम्हें उस लड़की से दूर रहना चाहिए, तुम्हें पता है ना वो कौन है, और तुम्हें ये भी पता है कि हमारा उसका कुछ लिंक नहीं हो सकता। तभी वो कहती है कि भैया आप जैसा उसे सोचते हो वो वैसी नहीं है, और आप उसके बारे में बहुत गलत गलत ओपिनियन रखे हो। वो अच्छी लड़की है, वो बस थोड़ी सी एटीट्यूड है, लेकिन वो बहुत अच्छी है। तो तभी उसकी मम्मी कहती अच्छी है या बुरी है फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, तुम्हें समझ में नहीं आता हमारी कम्युनिटी को हमें बस मिलना नहीं है। ये बोलकर वो लोग चले जाते हैं। जब
आज रात का दिन ऐसे ही खत्म हो जाता है, मॉर्निंग का टाइम रहता है। तो लूसी तो अपनी साइकिल वाइकिल लेकर अपने कॉलेज की तरफ चली जाती है और वो अपनी साइकिल को पार्क करती है और इस बार उस पर लॉक भी लगाती है प्रॉपर तरीके से। जैसे ही लूना आती है, लूना उसे बोलती है न्यू साइकिल, तो वो कहती है हाँ ऐश ने दी है। ये सुनकर लूना को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी वहाँ से एल्सी कहती है तुम्हें साइकिल गिफ्ट करी? तो वो कहती है कि हाँ वो एक्चुअल में ना मेरी साइकिल ख़राब हो गई थी तो मुझे गिफ्ट करी ऐश ने। ये आज पहली बार जो हमारी लूसी है वो थोड़ा सा स्माइल करते हुए और पहले वाले एटीट्यूड में आके जवाब देती है, जिसमें जो एशली रहती है एल्सी रहती है वो एकदम से कहती है सही बात है, लेकिन आजकल तुम दोनों की दोस्ती कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई? तो तभी एल्सी कहती है ये तो अच्छी बात है ना, T1 पे तो तुम्ही ने आकर मुझसे ये कहा था कि तुम्हारे ग्रुप में आ जाऊं और तुम्हारी दोस्त बन जाऊं, वरना मुझे बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा। और अब जब मैं तुम्हारी दोस्त बन रही हूँ एल्सी, तो क्या प्रॉब्लम है? लूसी स्माइल करते हुए बोलती है क्यों लूना, सही बात है ना? तो लूना कहती हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, बट तुम ऐश के इतने करीब आ जाओगी ये मुझे नहीं पता था। तो लूना कहती है मुझे भी नहीं पता था कि ऐश मुझसे इतने अच्छे से बिहेव करेगी। वैसे वो है कहाँ पर? तभी एल्सी कहती है वो अभी तक घर नहीं आई है और मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ पर है। सॉरी, अभी तक वो ये कॉलेज नहीं आई है और कहाँ पर है मुझे नहीं पता। तो वो कहती है ठीक है, और ये बोलकर सब लोग अपनी क्लासरूम पे चले जाते हैं। वो लोग क्लास अटेंड कर रहे थे, लेकिन लूसी को यहाँ पर बेचैनी होने लगती है। लूसी सोच रही थी कि ऐश कभी भी ऐसा नहीं होता है कि वो कॉलेज ना आए, पर अभी तक क्यों नहीं आई। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं जो ऐश रहती है वो अपनी पूरी देव के साथ एकदम पूरी तैनात रहती है और वो पूरी नज़र रख रही रहती है कि भाई कोई भी बुरे वैम्पायर्स ना आ जाए और दशवंत वैम्पायर्स मिले। तभी वहाँ पर जो रीबॉर्न्स रहते हैं और सेवियर्स वैम्पायर्स होते हैं वो एकदम से भागते हैं दशवंत वैम्पायर के पीछे, उनके मेंबर के पीछे, और तेजी से भागते हैं। वो दो लोग रहते हैं और वो शिकार ही करने जा रहे रहते हैं दो छोटे बच्चों का, जिसमें से दो लड़के रहते हैं जो आपस में दोस्त रहते हैं और स्कूल से निकलकर एक जंगल के रास्तों से जा रहे रहते हैं। तभी वहाँ पर वो छोटे बच्चे का दोस्त बोलता है कि अरे भाई यहाँ से चलते हैं ना, यहाँ से नदी पार करके मेरा घर आ जाएगा, अपन यहाँ से चलेंगे, मेन रोड से जाएंगे ना तो बहुत बड़ी लाइन होती है। तभी दूसरा वाला बोलता है भाई तू समझ नहीं रहा है, पापा ने मना किया था जंगल से जाने को, पता चला कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अरे आजकल ज़्यादा बड़े जंगली जानवर हो गए हैं। तो वो कहता कुछ नहीं होता, तेरा भाई है ना यहाँ पर, तू टेंशन मत ले। दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे रहते और जा रहे रहते। तभी वहां पर जो दशवन वेम्पायर्स के मेंबर्स होते हैं वो अटैक ही करने वाले रहते हैं। तभी वहां से ऐश एकदम से भागकर आके उनके ऊपर अटैक करती है। दोनों वहां भागते हैं, पीछे से रीबॉन्स भी आकर मतलब दशवन वेम्पायर्स को भी पकड़ लेते हैं और एकदम से पकड़ते, सब पकड़ रहे थे। बच्चे उस नदी को ऑलरेडी पार कर लेते हैं और वो बच्चे कुछ 9-10 साल के होंगे। 9-10 साल के बच्चा पूरा पार करके वो लोग दूसरी तरफ मेन रोड की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे भीड़ भड़क्का रहती है, बहुत सारे लोग रहते हैं और वो उसी भीड़ में मिल जाते हैं। तब ये लोग इसे पकड़ते हैं, लेकिन इनकी खून की प्यासी इतने ज़्यादा रहते हैं कि ये रीबॉर्न से दूर चले जाते हैं। तभी देव और ऐश उनको इतने जम के पकड़ते हैं और धक्का मारते हैं और लड़ने के लिए स्टार्ट होते हैं। अब 5 लोग 3 लोगों से लड़ रहे रहते हैं और बहुत जम के फाइट हो रही रहती है। ये तीनों को वो रोकने की इतनी कोशिश करते हैं पर ये लोग रुकते ही नहीं है, इतना 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 मारने की कोशिश करते हैं पर नहीं। तभी इनको एकदम से जंगलों से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। तभी जैसे ही एकदम से जंगलों से अजीब सी आवाज सुनाई देते हैं, वो दशवंत वैम्पायर्स थोड़े से डर जाते हैं और डर के एकदम से भाग जाते हैं और कहते हैं इस साइड चलो, और भाग जाते हैं। यहाँ पर जो रीबॉर्न्स होते हैं और जो सेवियर्स वैम्पायर्स होते हैं वो एक जगह और दूसरी जगह देखने लगते हैं, तब उन्हें कोई भी नहीं दिखता है और वो कहते हैं कि पता नहीं ये लोग क्यों भाग गए। तो और ये लोग बोलते हैं कि चलो चलते हैं। फिर ये लोग फिर से नज़र रखना स्टार्ट कर देते हैं। लूसी वहाँ पर पूरे टाइम तो यही सोचती रहती है कि ऐश अभी तक क्यों नहीं आई, ऐश ठीक तो है ना। तभी जब पूरे लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं तभी वहाँ से एल्सी बोलती चलो डांस की प्रैक्टिस नहीं करनी है क्या लूसी तुम्हें? तो वो कहती है कि ऐश नहीं है तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी? तो तभी लूना कहती है ओ कम ऑन लूसी,
ऐश नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की तो प्रैक्टिस करनी है। और वैसे भी क्या हो गया, तुम भी चलो। तो उसका हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। डांस में सबसे पहले बॉलीवुड डांस होता है, उसकी वो लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद कंटेम्प्रेरी होता है, तो ऐश तो नहीं रहती है, लेकिन जिन लोगों को कंटेम्प्रेरी डांस करना रहता है वो कर लेते हैं। अब आता है सालसा की बात। जैसी सालसा की बात आ रही रहती है तो लूसी कहती है कि तुम लोग करो। तभी वहाँ से वो जो लूना का जो मेंबर रहता है, जिसको मतलब सेटिंग करवाई थी ऐश ने और कहा था, तो लूना बोलती है कि मैं एल्सी के साथ डांस कर सकती हूँ, और वो उसके पार्टनर को मना करती है। और यहाँ पर जो लूना का जो पार्टनर रहता है वो एकदम से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ, डांस की प्रैक्टिस ही तो करनी है। एक्चुअल में तुम्हारी पार्टनर आएगी जबकि तब देखा जाएगा, पर अभी तो क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी। तभी वहाँ पर जो हमारी लूसी रहती है वो कहती है, एक्चुअली मैं डांस तो करना पसंद करती, लेकिन मेरे ना पैर में ना थोड़ा सा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं कर पाऊँगी। वरना कौन बेवकूफ़ इंसान इतना अच्छा मौका छोड़ेगा। और आई एम रियली सॉरी, मैं अभी डांस नहीं कर सकती। अच्छा, मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। और ये बोलकर लूसी बाहर की तरफ निकल जाती है। और तभी एल्सी लूना से कहती है, ये डांस क्यों नहीं कर रही उसके साथ। तो वो कहती क्या फ़र्क पड़ता है। अब एल्सी बहुत अच्छे से लूना के साथ डांस कर रही रहती है। जैसे जैसे वो लूना के साथ मूवमेंट्स कर रही रहती है उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और लूना भी उसकी कंपनी को एंजॉय कर रही रहती है। एल्सी और लूना के बीच में जब ये सालसा डांस हो रहा रहता है तो वो उसकी बॉडी पे पूरे तरीके से टच कर रही रहती है, एल्सी लूना की। और एक एक बॉडी का हर एक पार्ट को वो डांस के ही बहाने कम से कम टच तो करती है। और यहाँ पर जो हमारी लूना रहती है उसे भी सब चीज़ समझ में तो आ रही रहती है, लेकिन उसे भी अच्छा लग रहा रहता है, तो वो कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लेती है। और वो बहुत प्यार से क्यूट तरीके से उसकी नज़रों से देख रही रहती है। तभी लूना एकदम से बोलती है, तुम्हारे इरादे क्या हैं। तो तभी एल्सी कहती है, व्हाट अबाउट माई प्लेस टू नाइट इफ़ यू डोंट माइंड। तो कहती है कि व्हाट यू विल ऑफर मी। तो कहती है व्हाट अबाउट शैम्पियन। तो कहती है कि बट मुझे रेड वाइन्स पसंद है। तो कहती है चलेगा। तभी इन लोगों के बीच में काफ़ी अच्छा डांस हो जाता है, और थोड़े टाइम के बाद इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगती है। और आज कुछ डिफरेंट था, जैसे माहौल में ना एक अलग सा रोमांस था। आज लूसी को भी एक बेचैनी सी लगने लगती है, और यहाँ पे एल्सी और लूना के बीच में भी थोड़ी सी केमिस्ट्री वाली तो फीलिंग आ रही रहती है, क्योंकि किसी का इस तरीके से सीड्यूसिंग वे में टच करना हर किसी को पसंद नहीं आता है। जब आपको किसी के लिए फीलिंग होती है ना, तभी उसका टच आपको अच्छा लगता है, वरना गुड टच और बैड टच के बीच में डिफरेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। एल्सी जब लूना का हाथ पकड़ के उसे अपनी कार की तरफ लेके जा रही रहती है, तभी लूसी एकदम से एल्सी से बोलती है, तुम्हें नहीं पता कि आज ऐश क्यों नहीं आई। तभी एल्सी बोलती है, नहीं मुझे नहीं पता। और तभी लूसी कहती है, क्या तुम्हें उसका घर पता है। तो वो कहती है, नहीं मुझे उसका घर भी नहीं पता, क्योंकि कभी भी ऐश ने ये नहीं बोला कि मेरे घर पर आओ। वो हमेशा से मुझे ये कह देती कि तुम्हें कभी भी कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊंगी, और जैसे वो बोलती थी तो वो करती भी थी। सो मुझे नहीं पता इस बारे में। तो वो कहती है, इट्स ओके थैंक यू, और ऐसे बोलती है। तभी लूना कहती है कि तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तो कहती बेचैनी नहीं, वो एक दोस्त है तो इस वजह से मैं पूछ रही थी। तो वो कहती है कि ज़रा ध्यान दो अपने आप पर। और ये बोलकर यहाँ से जो हमारी लूना रहती है वो घर की ओर निकल जाती है, मतलब एल्सी के साथ चली जाती है। दूसरी तरफ जो हमारी लूसी रहती है वो भी कैफेटेरिया की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी तो पार्ट टाइम जॉब रहती है। वो चली जाती है। यहाँ पर बहुत अच्छे से सबके सब अपने कामों में लगे रहते हैं। रात का समय रहता है, रात के करीब 2 बज रहे रहते हैं, और 2 बजे भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें अब धीरे धीरे दशवंत वैम्पायर्स को ख़त्म करना था, और ये बहुत बड़ा टारगेट था। उसी बीच में ऐसा होता है कि जो हमारी रीबॉर्न्स प्लस सेवियर्स सबके सब एक साथ होते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर खंडेलवाल और मिसेस खंडेलवाल देव सबके सब आ चुके रहते हैं।
सब एक जगह अलग अलग, मतलब पूरे जंगल के अलग अलग एरियाज में बैठे रहते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि रेलवे स्टेशन से निकलकर कुछ 3 लोग आ रहे रहते हैं, जिसमें एक बच्चा रहता है, छोटा सा 7-8 साल का एक लड़का होगा, और उसकी मम्मी रहती है, और वहाँ पर उसके पिता रहते हैं। वो एक स्वीट सी फैमिली निकलती है और उसके सामने ड्राइवर रहता है। तो ड्राइवर पूरे सामान वामान रख रहा रहता है, और इससे ये पता चलता है कि वो लोग फर्स्ट टाइम देहरादून आए थे, क्योंकि उन्हें देहरादून के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वहाँ से जो ऐश रहती है उसके कान की स्पीड तो बहुत तेज रहती है कि थोड़ी सी भी आहट हो तो इन्हें समझ में आ जाता है। तभी मिस्टर खंडेलवाल कहते हैं कि लगता है इनके ऊपर अटैक होने वाला है। तभी ऐश बोलती है, पापा आप पीछे से देखो, मैं ये देखती हूँ। और वो देश की तरफ बोलती है कि रेडी रहना। और थोड़ी देर में जैसी जो दशवंत वेम्पायर्स के मेंबर्स रहते हैं, वो 3 लोग रहते हैं, वो फिर से आने के लिए एकदम से भाग रहे रहते हैं, एकदम से स्पीड में आते हैं। और यहाँ पर जो ड्राइवर रहता है उसे थोड़ी सी हलचल और ठीक नहीं लगता है, तो वो कहता है सर आप जल्दी से बैठ जाइए, अभी देहरादून पहले जैसा नहीं रहा, पहले जैसा वो इतना सेफ नहीं रहा है, आजकल बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही हैं, जंगली जानवर आजकल बहुत ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, तो आप बैठ जाइए। तो उसकी जो बीवी रहती है वो थोड़ी सी डरपुक्की रहती है, वो कहती है हाँ जल्दी जल्दी बैठो, मुझे डर लग रहा है जल्दी से। और वो लोग पूरे कांच वाँच लगा देते हैं। जैसे ही ये दशवंत वेम्पायर्स एकदम से अटैक करने वाले रहते हैं, ड्राइवर कार अच्छी स्पीड में चला देता है और ये उसके पीछे ही भागने वाले रहते हैं। तभी तभी यहाँ पर जो ऐश रहती है वो उनको धक्का देती है और मारने के लिए। अब यहाँ पर पूरे सेवियर्स, रीबॉर्न्स और दशवंत वेम्पायर सब एक साथ आ जाते हैं और सब जंगल में एक दूसरे से लड़ रहे रहते हैं। यहाँ पर रीबॉर्न्स इतने मारने की कोशिश करते हैं दशवंत वेम्पायर्स को, लेकिन उनका पावर इतना रहता है। अब दशवंत वेम्पायर्स भी 5 लोग आ चुके रहते हैं और इतने स्पीड में आ जाते हैं तेजी से। वो लोग भी 5 लोग रहते हैं और ये लोग 7 + 4 टोटल 11 लोग उनसे लड़ रहे रहते हैं 5 लोगों से, पर फिर भी हार रहे रहते हैं। कभी ऐश को मारते हैं, कभी देव को मारते हैं, कभी विक्टर को मारते हैं, कभी रिबॉन्स के अलग अदर्स वेम्पायर्स को मार रहे रहते हैं। सब इतने दूर गिर रहे रहते हैं, सब बहुत कोशिश करते हैं उन 5 से लड़ने के लिए, दशवंत वेम्पायर्स के लोगों से मरने के लिए, लेकिन उसमें से एक जो रहता है वो इतना पावरफुल रहता है कि वो बाकी लोगों को कमज़ोर होने ही नहीं दे रहा रहता है, वो इतना मार रहा रहता है। तभी मिस्टर खंडेलवाल बोलते कि हमें अटैक सबसे पहले इस वाले पे करना पड़ेगा, इसको अगर हमने मार दिया तो बाकी हट जाएंगे। तो वो लोग पूरे तरीके से पूरे के पूरे 7 और 4 लोग सिर्फ एक ही वेम्पायर पर अटैक करते, बाकी जो रहते दशवंत वो सब उसको छुड़ाने की कोशिश कर रहे रहते हैं और इतनी जम के, लेकिन इतना पावरफुल चल रहा रहता है। और थोड़ी देर के बाद ये लोग हारने की हो जाते हैं। तभी जो ऐश की गर्दन वो वाला वैम्पायर पकड़ता है और कहता है उखाड़ के फेंक दूं क्या। तभी इन लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है, 1 सेकंड में जब वो ऐश की गर्दन को उखाड़ के फेंक कर, मतलब उसे मारना ही चाह रहा रहता है, तभी एकदम से कोई उसके ऊपर कूदता है और उसको जम के काट के एकदम गिरा देता है। हाँ, वो लाइकन्स होते हैं, लाइकन्स जिनको हम वेयरवुल्व्स कहते हैं, जिनको हिंदी में हम भेड़िए कहते हैं, मानव भेड़िए। वो एकदम से आके अटैक करते हैं और वो इतनी जम के अटैक करता है उसे, फिर वहां से पूरे के पूरे 6-7 लाइकन्स आ जाते हैं और वो उन वेम्पायर्स, वो जो गंदे वेम्पायर्स होते हैं उन पे अटैक कर रहे रहते हैं, मतलब दशवंत वेम्पायर्स को, और बाकी जो अच्छे वेम्पायर्स होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट कर रहे रहते हैं। बहुत लड़ाई झगड़े होती है। अब यहाँ पर जो वेम्पायर्स रहते हैं, दशवंत वेम्पायर्स, वो लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा डरने लग जाते हैं ये वेयरवुल्फ से, क्योंकि वो लोग की जो कमज़ोरी रहती है, इन वेयरवुल्फ से लड़ना उनको आता नहीं है और ना अपने इमोशंस वगैरह कुछ कंट्रोल करना आता है नहीं है, क्योंकि वो अभी अभी वेम्पायर्स बने रहते हैं, वो ट्रेन नहीं रहते हैं। तो वो लोग इस जो वेयरवुल्फ्स होती है उनसे डरने लगते हैं। तभी वहाँ से कुछ वेयरवुल्फ्स तो उन दशवंत वेम्पायर्स की गर्दनों को उखाड़ के फेंक देते हैं, काट के एकदम से फेंक देते हैं और फिर ऊ करके एकदम से चिल्लाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो पूरे के पूरे एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं और टर्न होते हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी वहां से एक जो वेयरवुल्फ होता है
वो टर्न होता है और वहाँ से अपनी लैंग्वेज में उसको कहता है कि तुम्हें चलना नहीं है क्या, दूसरे वैम्पायर को, दूसरा वेयरवुल्फ को। और जो दूसरा वेयरवुल्फ रहता है वो वहाँ पर खड़ा रहता है जहाँ पर ऐश वहाँ पर गिरी हुई रहती है, वो उसको देख रहा रहता है। और फिर वो वहाँ का जो पानी रहता है वो उठा के अपने मुंह से उसके ऊपर डाल देता है और वहाँ पर फिर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऐश थोड़ा सा उठकर देखने लगती है और वो अब काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, जैसे कि अब उसे जीने के लिए उसे खून की ज़्यादा ज़रूरत है। तभी उसके जो डैड रहते मतलब मिस्टर खंडेरवाल, वो एकदम से उठाते हैं ऐश को और अपने घर की ओर लेकर जाते हैं और उसे बिठाते हैं। और वहाँ से वो रेफ्रिजरेटर से जो ब्लड्स होते हैं, जो एक्चुअली ब्लड बैंक से जो ब्लड्स होता है, जो ह्यूमन लोग अपना ब्लड डोनेट करते हैं ना, वो ब्लड लाकर उसे एक स्ट्रॉ के साथ पिलाने लग जाते हैं। और वो थोड़ी देर तक पीने के बाद नॉर्मल होने लगती है। फिर वो कहते हैं कि वो लोग कौन थे पापा। तभी वो कहते हैं कि मानव भेड़िए, मतलब वेयरवुल्फ। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। अब आपको कैसे लग रहा है स्टोरी में। आई होप यू विल बी इंजॉइंग दिस स्टोरी। अब तो यहाँ से ट्विस्ट एंड टर्न स्टार्ट हुए हैं।